हेलो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ राघवेंद्र सिंह। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी हम कह सकते हैं सेल चैप्टर, इसका मैं पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रो लेक्चर में आपने ये देखा होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब बारी है पहले टॉपिक की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने होते हैं, आखिर उनमें ऐसा क्या है जिनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जवाब तो है सेल, लेकिन आइए इसके बारे में और डिटेल में पता करते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब से धरती पर इंसान रह रहे थे, क्या इंसानों को सेल के बारे में पता था? तो इसका आंसर होगा नो। भाई सेल की तो डिस्कवरी हुई, सेल तो खोजा गया और तब पता चला सेल के बारे में, स्टार्टिंग से थोड़ी पता था। अब क्वेश्चन उठता है सेल को किसने खोजा, हु डिस्कवर्ड सेल? तो यहां नाम आता है साइंटिस्ट का, वो है रॉबर्ट हुक, और ये रही उनकी फोटो। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लास 9th में, अगर क्वेश्चन आ जाए या कोई भी क्लास टीचर पूछ ले, घर में पेरेंट्स पूछ ले, है ना, बाहर कोई इंसान पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। बात समझ में आ गई? क्लियर? और ये रॉबर्ट हुक की फोटो है। लेकिन थोड़ा पता लगाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या किया कि उनको सेल की डिस्कवरी हो गई, उनको सेल के बारे में पता चला। कुछ तो इनके एक्शन हुए होंगे, है ना, कुछ तो इन्होंने खोजबीन की होगी जासूस बनकर। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो दिस वॉज इन द ईयर 1665। जैसा कि मैंने क्या कहा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब सेल इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आंखों से सेल दिखाकर बताइए, आप नहीं देख पाएंगे। हम किसी इंसानों को इतनी क्षमता भगवान ने नहीं दी है, इतनी पावर नहीं दी है हमारे आंखों में कि हम किसी सेल को आंखों से देख लें। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, पड़ती है, उस समय भी पड़ती थी। तो अगर रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा, तो रॉबर्ट हुक भी तो इंसान थे और उनको भी तो सेल नहीं दिखाई देता था। तो फिर उनको अगर सेल की खोज हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई माइक्रोस्कोप बनाया होगा। ये रहा वो माइक्रोस्कोप। तो सेल की खोज करने के लिए रॉबर्ट हुक ने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और फिर इस माइक्रोस्कोप की मदद से सेल की डिस्कवरी की थी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको इस पूरे टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? खुद एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। बात समझ में आ गई? तो ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप दिखता कैसा था? ऐसा दिखता था। ये हुक का माइक्रोस्कोप है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने, क्वेश्चन वही उठता है ना, सेल की खोज कैसे की? भाई माइक्रोस्कोप तो बना लिया, लेकिन उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने एग्जामिन किया किसको? स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। कॉर्क का मतलब है कि जो पेड़ या ट्री होता है उसका जो बार्क होता है ना, यानी पेड़ का जो तना होता है, तो जो उसका आउटर लेयर है, जैसे अगर किसी पेड़, आम के पेड़, नीम के पेड़ पर अगर मैं कहूं कि आप हाथ रखो, तो आप उसके बार्क यानी स्टम के बार्क पे हाथ रखोगे ना, तो आउटर सरफेस कैसा होता है? खुरदुरा। तो बस उसी तरीके से एक पेड़ का जो बार्क है उससे मिलता है क्या? कॉर्क। और कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते को गौर से देखा होगा तो मधुमक्खी का छत्ता कुछ ऐसा होता है। होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है। क्लियर? ऐसा होता है। क्लियर? बस वैसा ही स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। किसको? रॉबर्ट हुक को। तो ये आप हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह यहां आपको गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क को एग्जामिन किया, कॉर्क को देखा, तो कॉर्क में
रॉबर्ट हुक को क्या नजर आया? ये छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर, और बाद में इन्हीं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। ठीक है, अब ये जो कॉर्क होता है ये कहां से निकलता है? वही मैंने बोला, ये आपको पेड़ का क्या दिख रहा है? स्टेम। स्टेम का ये क्या है? बार्क है। ये क्या दिख रहा है? बार्क। और इसी बार्क से निकलता है क्या? कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के तने की जो छाल होती है, उसी से कॉर्क मिलता है, और उसी कॉर्क में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को, और उसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल। तो इसका मतलब कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? यही तो सेल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, तो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट या दीज बॉक्सेस सेल। तो रॉबर्ट हुक ने फिर सेल नाम दिया। तो इसका मतलब नाम देने वाले भी कौन थे? सेल। सेल का नाम देने वाले, मतलब सेल नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। खोजा भी किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब इस सेल का मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब लैटिन वर्ड में वो होता है कि लिटिल रूम। तो अगर ये एक बड़ा कमरा है तो ये सब क्या हो गए? ये छोटे छोटे कमरे हुए कि नहीं? और छोटे कमरों को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सेल। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इनको भी नाम क्या दे दिया? सेल। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो सेल थे जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे, ये डेड थे, क्योंकि जो बार्क होता है वो डेड सेल से बना होता है। जैसे हमारी स्किन डेड सेल से बनी है, ठीक उसी तरह जो पेड़ का आउटर लेयर है ना, ये देखो, ये पेड़ का तना, स्टेम का आउटर लेयर बार्क, ठीक है, ये डेड सेल से बना होता है। खुरदुरा होता है ना, तो ये डेड सेल से बना होता है, इसीलिए एकदम खुरदुरा होता है, रफ होता है। चलो, बात समझ में आ गई। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, और सेल की खोज उन्होंने कॉर्क में की थी। कॉर्क हमें ट्री के बार्क से मिलता है, और सेल की खोज करने के लिए रॉबर्ट हुक ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। और जब उसको माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क को देखा तो कॉर्क के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए, जिनको सेल नाम दिया गया रॉबर्ट हुक द्वारा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन, एक एक्टिविटी यहाँ एनसीईआरटी में दी गई है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है सेल को, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आज के इस माहौल में अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल देखो, तो आपको भी माइक्रोस्कोप चाहिए, आंखों से तो दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे इजी तरीका क्या है सेल को देखने का? तो इजी तरीका यह है कि आप एक ऑनियन बल्ब लीजिए। ऑनियन बल्ब मतलब प्याज, और प्याज को काट दीजिए। अब प्याज जब हम काटते हैं तो ये छोटे छोटे उसके छिलके अलग हो, ऊपर की कवरिंग हटा दीजिए, तो इसमें आपको छोटे छोटे टुकड़े नजर आ रहे हैं प्याज के, यही होता है ऑनियन बल्ब। प्याज कई लेयर से बना होता है, अगर आपने गौर किया होगा। अगर हम प्याज को काटेंगे तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसी को कह रहे हैं बल्ब। ठीक है, अब इस ऑनियन बल्ब से आपको क्या करना है? एक ऑनियन बल्ब लीजिए और फोर्सेप की मदद से, एक तरीके से चिमटा है, लेकिन ये वो चिमटा नहीं है जो मम्मी किचन में यूज करती हैं, ये लेबोरेटरी में यूज होने वाला छोटा सा चिमटा है जिसे फोर्सेप कहते हैं। ठीक है, फोर्सेप की मदद से आप इस ऑनियन बल्ब से एक उसकी पतली लेयर, आउटर लेयर, स्किन, उसे निकालिए, जैसे यहाँ निकाला जा रहा है, ये देखो ध्यान से, है ना, ये ऑनियन बल्ब है, यानी प्याज का एक हिस्सा, टुकड़ा, और उससे फोर्सेप की मदद से स्किन को बाहर निकाला जा रहा है। ये जो स्किन है ये एपिडर्मिस कही जाती है। ठीक है, अब इस स्किन में क्या करना है आपको? क्या करना है? अब इसमें स्लाइड पे रख देना है। स्लाइड मतलब ग्लास का बना हुआ एक रेक्टेंगल पीस, इसे कहते हैं स्लाइड। क्या कहा जाता है? स्लाइड। और इस स्लाइड पर आपको क्या रख देना है? यहां से जो आपने स्किन, एपिडर्मिस निकाला ओनियन का, उसे यहां रख दीजिए। ठीक है, अब वो आपको अच्छे से दिखाई दे माइक्रोस्कोप में, इसलिए आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए डाई। डाई का नाम सैफ्रेनिन। तो सैफ्रेनिन आप इसमें बूंद बूंद ड्रॉप की मदद से गिरा दीजिए। इससे क्या होगा? इसमें कलर आ जाएगा, पिंक कलर। ठीक है, और फिर आप इस स्लाइड को उठाकर रख दीजिए माइक्रोस्कोप के नीचे, ताकि आपको सेल दिखाई दे।
और जब आप इस माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड के बीच में जो रखा हुआ ओनियन का स्किन है जिसको आपने डाई कर दिया था, कलर कर दिया था, तो जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? वॉट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? ये लेंस किसका है? ये लेंस माइक्रोस्कोप का है। और माइक्रोस्कोप की लेंस की मदद से जब आप उस स्लाइड को देखोगे जिस पर आपने ओनियन बल्ब का स्किन एपिडर्मिस रखा है और उसको आपने कलर कर दिया था, तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब आप इसमें गौर से देखिए, ये क्या है? टाइनी कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, ठीक है। अब मैं प्याज का कोई भी बल्ब लूं, कोई भी प्याज उठा लूं, आपके घर का, मेरे घर का या किसी तीसरे के घर का प्याज उठा लूं और यही प्रोसेस रिपीट करूं तो भी मुझे ऐसा ही नजर आएगा। यानी दुनिया में जहां भी प्याज खाया जाता हो उसके अंदर जो सेल हैं वो ऐसे ही दिखेंगे। तो ये आप क्या देख पा रहे हो? ये प्याज के सेल्स हैं। ये क्या हैं? प्याज के सेल्स हैं। बात समझ में आई? क्लियर? हाँ सर, सेल नजर आई। और इस सेल में आप खास तौर से देखो, एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हर सेल में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस है। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और वही न्यूक्लियस समझ लीजिए मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। सारे डिसीजन, मेन डिसीजन वही लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। तो हर सेल में न्यूक्लियस ज़रूर होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने ओनियन बल्ब के स्किन को निकाला, डाई डाला और फिर उसे क्या कर दिया? माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर जब वो ऑब्जर्व किया तो हमें सेल दिखाई दिया। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्याज एक तरीके का जो प्लांट का फ्रूट है ना। कहने का मतलब, हम कहते तो हैं कि प्याज एक सब्जी है, लेकिन एक्चुअली सब्जियां भी एक फ्रूट ही होती हैं, ठीक है। क्लियर? क्योंकि वो मसाले के साथ यूज़ करके बनाई जाती हैं, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में सब्जी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्याज भी सेल से बना है। प्याज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से बना है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना ही होता है। अब चाहे एक सेल हो चाहे बहुत सारे, साबित हो गया। अब इसी पिक्चर को आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपका जो इस चैप्टर का फिगर नंबर 5.2 है, सेल्स ऑफ ओनियन पील। तो ये जो सेल्स हैं ये दिखने में ऐसे ही तो दिख रहे हैं, है कि नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये सेल हैं और उनके अंदर ये जो डॉट है ये उनका न्यूक्लियस है। तो अगर ये डायग्राम आया एग्जाम में तो अब आप कर लोगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये आपको लैब में एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, आपके स्कूल में कराया भी जाएगा। ये जो मैंने अभी एक्टिविटी पढ़ाई है ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करोगे आप, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? तो अब इस डायग्राम में अगर आपसे कोई पूछे कि ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, तो आप कहोगे कि ये भाई ये तो सेल है। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। और ये सारे सेल दिखने में एक जैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगला सेल दूसरे सेल से कुछ अलग है, नहीं। देखो, सेल दिखने में एक जैसा है ना। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो थोड़ा सर्कुलर है, ये तो थोड़ा मतलब एलोंगेटेड है, नहीं। मोर और लेस उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। वही चीज़ लिखा है कि दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म में बिग स्ट्रक्चर लाइक ओनियन बल्ब। यानी कि एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल हैं। अगर मैं इस फिगर में देखूं, बहुत सारे सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सेल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? प्याज, ओनियन बल्ब। बात समझ में आ गई? वही चीज़ यहाँ लिखी है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर visible under a microscope. The cells of onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. यानी कि प्याज चाहे छोटा हो, चाहे प्याज बड़ा हो, चाहे प्याज आपके घर का हो, चाहे प्याज मेरे घर का हो, या प्याज सब्जी मंडी का हो,
हर प्याज में आपको ऐसे ही सेल देखने को मिलेंगे जैसा कि अभी हमने एक स्लाइड पहले देखा था, वही चीज लिखी है कि रेगार्डलेस, ये मैटर नहीं करता कि ओनियन का साइज क्या है, सभी सेल सिमिलर होंगे देखने में। विजिबिलिटी अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको सभी सेल्स एक जैसे नजर आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। बात समझ में आ गई? These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb. अब हमने ये जो माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखा वो क्या देखा? सेल देखा, और इसी सेल से तो मिलके ओनियन बना है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सेल क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो सेल के बारे में ये ध्यान रखना है कि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट। जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो यूनिट क्या हुआ? बेसिक यूनिट, वो है सेल। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेल्स नॉट ओनली ओनियंस, ये बात केवल प्याज यानी ओनियन के लिए नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। केवल प्याज ही नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट के बने हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। बात यहां पे आके खत्म होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक सेल के बने हैं, यानी चाहे ऑर्गेनिज्म एक सेल का हो या बहुत सारे सेल का हो, सेल तो पाया ही जाएगा, बिना सेल के तो कोई ऑर्गेनिज्म है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां हमको ये ध्यान रखना है कि द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यानी अब सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर ली, लेकिन धीरे धीरे माइक्रोस्कोप के साथ साथ मैग्नीफाइंग ग्लास की भी तो खोज हुई। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता हो, कुछ ऐसा होता है दिखने में। ठीक है, इसमें लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है। ठीक है, अगर हमें किसी स्मॉल को ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, लार्ज साइज में देखना है, तो वो कौन बदलेगा? ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाई देगा। तो जब से मैग्नीफाइंग ग्लास की डिस्कवरी हुई तो हमें सेल्स को जो कि बहुत छोटे हैं उनको बड़ा करने में किसकी मदद से बड़ा करके? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उनको बड़ा करके देखने में हेल्प मिली, क्योंकि सेल तो दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो कुछ सेल हमें दिखाई देंगे, है ना। तो माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, इन सारे चीज़ों के डिस्कवरी के बाद हमें सेल को देखना आसान हो गया, और तब हमें यह भी पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक सेल के बने हैं, और एक सेल है तो साइज बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे भी एनिमल्स की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की खोज हुई, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एमोइबा। ये देखिए, ये एमोइबा है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। एमोइबा अगर आपको देखना है, किसी भी तालाब में जाइए, अगर गांव में आसपास तालाब है, तालाब में जाइए, थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी को लेकर वही पानी की एक दो बूंद स्लाइड पे रखिए और उसे माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको एमोइबा दिख जाएगा। यानी तालाब के पानी में एमोइबा पाया जाता है, कुछ ऐसा होता है देखने में, एक सेल का। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। ये भी सेल का बना है, एक सेल का बना है। लेकिन ये आपका पैरामीशियम है, चप्पल की तरह होता है पैरामीशियम, स्लीपर लाइक, है ना। तो इसको भी आप, ये सब कब देखने को मिल रहा है? ये सब तब देखने को मिल रहा है जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप की मदद अगर आपको नहीं करनी है, मतलब नहीं लेनी है, अगर बिना माइक्रोस्कोप के देखना चाहते हो, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एक सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल के बने हैं। ठीक है, तो इनकी खोज भी तभी हो पाई जब हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप जैसे चीजें डिस्कवर हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो, अब देखो यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो गए, या तो एक सेल के बने
तो यूनिसेलुलर, या एक से ज़्यादा सेल के बने हैं तो मल्टी सेलुलर। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, बने तो होंगे सेल से, इसीलिए सेल क्या है, लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक बिल्डिंग यूनिट, यानी उसको यूज करके ही बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है क्या, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल अगर पूछे जाए तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। बैक्टीरिया भी है, पैरामीशियम भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, अमीबा भी है, ये ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ फंजस कह रहे हैं, फंजाई, मशरूम, जैसे कि मशरूम हम खाते हैं तो मशरूम एक तरीके का फंगस है। पुराना ब्रेड हो जाए तो फंगस लग जाता है कि नहीं। फंगस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनका शरीर भी तो सेल से बना है, लेकिन इनके शरीर में एक सेल नहीं, बहुत ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर हुए। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल, एनिमल्स का एग्जाम्पल लिखिए, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहोगे प्लांट्स, प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ गए। फिर आप कह सकते हो फंजाई, फंजाई में एग्जाम्पल देना है तो एक फंजाई है मशरूम, मशरूम जो खाते हैं भी हैं, और ऐसे मशरूम भी होते हैं जिन्हें नहीं खाया जाता, टॉक्सिक होते हैं। फिर सारे एनिमल्स, एनिमल्स घोड़ा, कुत्ता, गधा, इंसान, सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। बात क्लियर हो गई? जी हाँ सर, क्लियर हो गई। तो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, बना होता है सेल से। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, एमोइबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। प्लांट्स में सारे प्लांट्स, एनिमल्स में सारे एनिमल्स। चलिए आगे चलते हैं। अब एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। हाउ? अब आप ही बताइए कि अगर हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं तो बहुत सारे सेल्स आए कहां से? तो वो आए कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से। लेकिन कैसे? डिवीजन की मदद से। सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल डिवाइड होता है तो फिर दो सेल बने, दो सेल बने फिर उससे चार सेल बने, फिर वो डिवाइड हुए। तो इस तरीके से सेल डिवीजन की मदद से सेल्स का नंबर बढ़ता है, और सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो एक सेल्स के बजाय बहुत सारे सेल्स पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो सेल डिवीजन की मदद से एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उन बहुत सारे सेल्स का रिप्रोडक्शन हुआ कैसे, प्रोडक्शन हुआ कैसे? तो वो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से हुआ। और सिंगल सेल से कैसे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। अपने जैसे मतलब जैसे सेल ए है, ये डिवाइड होगी तो ए टाइप की, ए कैटेगरी की ही तो सेल बनाएगी। बी सेल है तो बी डिवाइड होगी तो बी टाइप की सेल बनाएगी। सी डिवाइड होगी तो सी टाइप की सेल बनाएगी। यानी हर सेल अपने जैसे नए सेल्स को प्रोड्यूस करती है थ्रू सेल डिवीजन। एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इससे यह साबित होता है कि जो भी सेल्स पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा हुए हैं। यानी पहले से जो सेल थे उनसे नए सेल बने, फिर उनसे नए सेल बने, उनसे नए सेल बने, है ना। यानी दादा दादी के बाद मम्मी पापा, मम्मी पापा के बाद हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले थे उन्हीं से तो नए लोग पैदा हो रहे हैं। बस वही चीज़ है, सेल में भी अप्लाई होती है। क्लियर? सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जैसे हमारे शरीर में जो भी सेल्स हैं तो सारे सेल्स दिखने में एक जैसे थोड़ी हैं। हमारे बॉडी में सेल्स डिफरेंट काइंड के हैं, शेप अलग, फंक्शन अलग। जैसे ये देखो, हमारी मसल्स की सेल, स्मूथ मसल सेल दिखने में लंबी है, लेकिन हमारे ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसका सेल का शेप देखो। फिर हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल को ले जाने और ले आने का काम करने वाली, हमारे सेंसेशन के लिए, सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाना, ब्रेन से वापस लाना,
उसका काम होता है नर्व सेल का। देखो दिखने में कैसी है, शेप अलग अलग है कि नहीं। यहाँ ओवम, ठीक है, ओवम मतलब एग। तो फीमेल के बॉडी में जो एग प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में, उसका सेल का शेप देखो। हड्डियों के सेल का शेप देखो। ये स्पर्म, जैसे फीमेल में ओवम एग प्रोड्यूस होता है, उसी तरह मेल के बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसका सेल का शेप देखो। फिर ये फैट सेल है, जो हम फैट खा रहे हैं, तो फैट जाकर जो स्टोर हो रहा है वो सेल में ही तो स्टोर हो रहा है, तो सेल का देखो। तो कहने का मतलब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि इंसानों के बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स डिफरेंट काइंड के हैं, सबका शेप अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट वैरायटी का जो सेल्स है उसका यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, और ये आपको आइडेंटिफाई करने में भी आता है। तो आप इन सभी सेल्स को अच्छे से पहचान लो कि कौन नर्व सेल है, कौन स्मूथ मसल सेल है, कौन ब्लड सेल है, कौन फैट सेल है, कौन ओवम है, कौन बोन सेल है, कौन स्पर्म है। ठीक है, तो ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्व सेल, ये फैट सेल, ये बोन सेल, ये स्पर्म और ये ओवम। आपको पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? मैच द कॉलम आ सकता है, या डायग्राम देखकर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बताओ नाम। तो फिर ये एनसीईआरटी की बुक से ये वाला डायग्राम नंबर या फिगर नंबर 5.3 अच्छे से पढ़ लो। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है? ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन that are characteristic of all living forms. How does living cell perform these function? अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल के, तो सेल कुछ काम भी तो करता होगा। तो वही लिखा है कि हर सेल का कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन है जो वो परफॉर्म करती है, और एक ये फंक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत, करेक्टर बन जाती है। तो सेल का कुछ ना कुछ काम है, फंक्शन होता है, लेकिन सेल उस फंक्शन को परफॉर्म कैसे करती है? जैसे कि घर में मम्मी का काम है रोटी बनाना, सब्जी बनाना, मतलब घर वालों के लिए खाना बनाना, तो मम्मी इज सेल, उस सेल का कुछ काम था, तो मम्मी उस काम को कैसे कर पाती है? तो मम्मी सुबह उठती हैं, सब्जी काटती हैं, आटा गूंथती हैं, तब ना सब्जी बनता है, और क्या करता है, मतलब सब्जी कटती है तो फिर सब्जी छौंकी जाती है और सब्जी बनती है, मसाले डाले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि मम्मी कुछ एफर्ट्स कर रही हैं, है ना, मम्मी के हाथ पैर काम कर रहे हैं, तभी तो वो खाना बना पा रही हैं, अपने फंक्शन कर पा रही हैं। ठीक उसी तरह सेल भी कुछ फंक्शन करता होगा, तो इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? कौन हेल्प करता है? तो यहाँ आपको कंसेप्ट समझना है डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम को बांट देना। जैसे शादी में, अगर घर में शादी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारे काम कोई एक ही इंसान करता है क्या? नहीं। खाना बनाने का काम हलवाई को दे दिया गया, टेंट वाले को टेंट लगाने का काम और कुर्सी मेज लगाने का काम दे दिया, लाइट वाला अलग अपना जिम्मा संभाल रहा है, वो जनरेटर देख रहा है, वो लाइटिंग बल्ब लगा रहा है ना। फिर कुछ लोग होते हैं जो पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सबका काम बटा हुआ है ना। तो इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर से काम जल्दी होता है क्योंकि काम हमने बांट दिया। अब ये डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में, और यही डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे सेल में भी पाया जाता है। यानी बॉडी का जो फंक्शन है वो बटा हुआ है। हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम अलग है। ठीक वैसे ही हमारे सेल का जो फंक्शन है वो भी बांट दिया गया है। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन वो सारा फंक्शन कोई एक नहीं करता, उसको बांट दिया गया है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे हर सेल में भी पाया जाता है, और इसीलिए हमारा सेल कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सेल, सेल परफॉर्म द फंक्शन। अब ये डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ कैसे? सेल के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से काम बढ़ गया सेल के अंदर? तो इसमें सेल की मदद करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे मैंने क्या बोला
कि घर में शादी पड़ी है तो काम बांट दिया गया। तो घर एक सेल है और उस घर के अंदर जो काम बांट दिया गया, तो हलवाई को अलग काम दे दिया गया, बिजली वाले को अलग, टेंट वाले को अलग। तो वो बिजली वाला, हलवाई, टेंट वाला, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो घर के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग थे जिनको काम बांट दिया गया। ठीक उसी तरह सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको काम बांट दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेल में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं और फिर सारे काम को मिला दो तो सेल का काम हो गया। तो ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट, यानी सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। अब मान लेते हैं सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनेल हैं, ए और बी। ए का काम अलग होगा, बी का काम अलग होगा। तो इसीलिए लिखा है ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ऐसा नहीं है कि हलवाई को टेंट वाला काम दे दिया और टेंट वाले को हलवाई का काम दे दिया, नहीं, दोनों का काम अलग है, दोनों को अपना अपना काम करना है। ठीक उसी तरह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ये नहीं कि दूसरे का भी फंक्शन करने लगेंगे। ठीक है, अब फंक्शन बहुत सारे। अब कौन सा फंक्शन? सर सेल ऑर्गेनेल्स करते क्या हैं? तो हो सकता है कि कोई नया मटेरियल बनाना हो सेल में, या सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको क्लियर करना हो, ठीक है, या और कोई फंक्शन। इन तमाम कामों के लिए सेल के अंदर वेस्ट को क्लियर करना, सेल के अंदर नए मटेरियल को बनाना, ये सारे काम सेल में कौन करता है? सेल के ऑर्गेनेल्स। और सेल के ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, काम बांट दिया जाता है। A cell is able to live and perform all its function because of these cell organelles। यानी सेल जिंदा है और बहुत सारे काम कर पा रहा है वो इसीलिए क्योंकि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो उस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, these organelles together constitute the basic unit called cell। और इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की मदद से बनता है सेल, और सेल की मदद से बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो सेल एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, लेकिन सेल भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। सेल तो बेसिक यूनिट है लाइफ का, जीवन का। सेल एक बेसिक यूनिट है, लेकिन ये बेसिक यूनिट भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स से बना है। और इसी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ अभी से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सब एग्जाम्पल हैं सेल ऑर्गेनेल्स के, जिसके बारे में आप अगले लेक्चर में पढ़ोगे, अगले टॉपिक में। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में एक बॉक्स करके दिया हुआ है, इस बॉक्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने रॉबर्ट हुक का बताया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की, और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मेजॉरिटी सेल्स में तो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि सेल्स की खोज तो हुई रॉबर्ट हुक ने की, तो फिर न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो यहाँ नाम आता है, न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब ये आपके रॉबर्ट ब्राउन है, उनकी फोटो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए फिर पुरकिंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले कौन थे? पुरकिंजी थे। ये रहे वो पुरकिंजी। ठीक है, फिर एक सेल थ्योरी दी गई थी, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, और वो साइंटिस्ट हैं स्लीडेन, स्वान। ठीक है, तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्लीडेन एंड स्वान। ठीक है, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को। सेल थ्योरी देने वाले स्लीडेन और स्वान थे, और फिर सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया था विर्को ने। क्लियर?
बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने में ये कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यही है सेल थ्योरी। और इसमें सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट के साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया विर्को ने कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल के बने होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक चीज ये भी सही है कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही बनते हैं। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इसका दूसरा पॉइंट है। With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. तो 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो सेल को और डिटेल में समझा गया, सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा गया और उनके फंक्शन को स्टडी किया, तब जाकर आज हमें इतना डिटेल में पता है। ठीक है, तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये जो बॉक्स में जो चीज़ें दी गई होती हैं ये भी हमको पढ़नी है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किया था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले परकिंजी थे, और सेल थ्योरी देने वाले स्लीडन और स्वान थे, और सेल थ्योरी में एक पॉइंट और जोड़ने वाले थे विर्को। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमारा आज का पहला टॉपिक था। आई होप कि इस पहले टॉपिक में आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा। पढ़ाई में मज़ा आने लगे तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, तो पहला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।